हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जीके की एक नई वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शासन प्रणाली। कुछ नोट्स दिए गए हैं। राजतंत्र यह शासन का प्राचीनतम रूप है जिसमें शासन की शक्ति एक व्यक्ति में समाहित होती है जो राज मुकुट धारण करता है। वह आनुवंशिक उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण करता है। कुलीन तंत्र, इसे एरिस्टोक्रेसी भी कहा जाता है। यह शासन का वह रूप है जिसमें राजनीतिक सत्ता थोड़े से लोगों में निहित होती है तथा वही इसका प्रयोग करते हैं। तानाशाही, इसे अधिनायक तंत्र, डिक्टेटरशिप भी कहा जाता है। यह एक ऐसे शासन का रूप है जिसमें एक ही व्यक्ति का निरंकुश शासन होता है जो बल प्रयोग के माध्यम से अपने पद पर आसीन होता है तथा किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होता। प्रजातंत्र, वर्तमान समय में शासन का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप प्रजातंत्र डेमोक्रेसी है। ध्यातव्य है कि प्रजातंत्र वहां विद्यमान होता है जहां जनता में सत्ता निहित होती है, अर्थात जनता को संप्रभुता प्राप्त होती है। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कई रूप हैं जिनमें प्रमुख है संघात्मक शासन तथा एकात्मक शासन। इन शासन प्रणालियों को व्यवहारतः संसदीय शासन व्यवस्था तथा अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। राज्य के महत्वपूर्ण तथ्य हैं संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग, सत्ता या सरकार। किसी भी राज्य की अनिवार्यतः संप्रभुता होती है। इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। वर्ष 1947 के पहले एक राज्य के रूप में हमारा देश भारत संप्रभु नहीं था, क्योंकि उस समय भारत की जनता का शासन नहीं था बल्कि ब्रिटिश क्राउन का शासन था। भारतीय संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है एवं कार्यपालिका अपने समस्त कृत्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होती है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका में उसके विश्वास प्राप्ति तक रहता है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में संवैधानिक रूप में बांटा गया है। यहाँ सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है और भारतीय प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था विशिष्ट रूप में एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जिसे हम राष्ट्रपति शासन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, में समस्त कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप से राष्ट्रपति में निहित होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण अमेरिका की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सत्ता केंद्रीकृत होती है। राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के चुनाव में स्वतंत्र होता है और मंत्रियों के चयन में व्यवस्थापिका की भूमिका नाम मात्र ही होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त वाक्य हम भारत के लोग यह स्पष्ट करता है कि भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत जनता है जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन सत्ता संचालन हेतु करती है। अतः भारतीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को जनता के सेवक का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों की शक्तियों को संविधान में स्पष्टता विभाजित किया गया है। इसलिए भारतीय संविधान को परिसंघीय भी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन में परंपराओं के अनुरूप आवश्यक कानून बनाते हुए प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षणों में राज्यपाल का पद, अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान तथा राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व शामिल हैं। भारत एक गणतंत्र है। इसका आशय है कि भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पर निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है। भारतीय संविधान में संघात्मक एवं एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं के तत्व पाए जाते हैं, परंतु भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है। केसीबियन ने भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। यह कथन केसीबियन का है। बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है।
राज्य स्टेट शब्द एक राजनीतिक संस्था या संगठन को संदर्भित करता है जिसका तात्पर्य एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवासित संप्रभु व्यक्तियों के समुदाय से है, जिसकी एक संगठित सरकार हो तथा वह अपने आंतरिक एवं वैदेशिक मामलों के संदर्भ में बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो। वस्तुतः राज्य के मूलभूत प्रमुख तत्व है व्यक्ति, जनसंख्या अर्थात जनता, सरकार या सत्ता, निर्धारित सीमांकन वाला भूभाग, संप्रभुता अर्थात वह अपने घरेलू एवं बाह्य निर्णय के संदर्भ में स्वतंत्र हो। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है और इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। इस आधार पर विकल्प ए में दिया गया कथन राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? संप्रभुता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यूपीपीसीएस प्री 2008 का क्वेश्चन है। राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार, शासन या सत्ता और संप्रभुता। राज्य के इन 4 तत्वों में संप्रभुता ही सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता के बिना कोई राज्य अन्य तीनों तत्वों के होते हुए भी अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं या सही है? पहला कथन है भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। दूसरा कथन है राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केवल एक। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है बल्कि इसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग व सद्भावना पर आधारित संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र और समान है तथा ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त या आवश्यकता नहीं है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन सी संसदात्मक। शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियां होती हैं, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में सही जवाब है ऑप्शन डी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है संसदात्मक शासन व्यवस्था में। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सही जवाब है ऑप्शन बी, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, वह संसदीय व्यवस्था वाली सरकार होती है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। भारतीय संविधान ने संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की है। यह इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली का अंगीकरण है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का ही भाग होती है और यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियां प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? ग्रेट ब्रिटेन, यूके में। वर्तमान में संसदात्मक शासन का स्वरूप जो कि अधिकांश देशों में प्रचलित है, सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन, यूके में परिलक्षित हुआ था। पुष्पेश पंत ने भी अपनी पुस्तक विश्व का इतिहास में स्पष्ट लिखा है कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश से पहले हो गया था। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में, इसका सही होगा ऑप्शन डी, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है। भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली नहीं लागू है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणाली में लागू है। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। IAS प्री 2021 का सवाल है। दोस्तों, ब्रिटिश मॉडल पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है।
तथा वहाँ संसद ही सर्वोच्च विधि प्राधिकारी है जो कि किसी विधि का सृजन या किसी विधि का समापन कर सकती है। दूसरी ओर भारतीय मॉडल में संवैधानिक सरकार की व्यवस्था है जिसके तहत संसद की विधि निर्माण की शक्ति लिखित संविधान द्वारा परिसीमित है। केशवानंद भारतीयवाद 1973 में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यद्यपि संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति को स्वीकार किया, तथापि यह भी निर्धारित किया कि संविधान की मूल संरचना या सांचे ढांचे में परिवर्तन करने वाला कोई संशोधन संसद द्वारा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार कथन एक सही है। कथन दो भी सही है क्योंकि भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत गठित की जाने वाली संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। अनुच्छेद 145(3) में प्रावधानित है कि जिस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान अंतर्वर्लित है, उसका निश्चय करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम 5 होगी। इसे ही संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ऑप्शन बी, अध्यक्षात्मक सरकार। अध्यक्षात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि संसदात्मक सरकार शासन प्रणाली, संघात्मक सरकार शासन प्रणाली तथा स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन डी, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। भारत में राष्ट्रपति पद्धति की नहीं बल्कि संसदीय पद्धति की सरकार है तथा यहाँ राष्ट्रपति शासन का औपचारिक प्रमुख मात्र है। भारतीय संविधान संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है तथा इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य और संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि सही जवाब है ऑप्शन डी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यह प्रश्न है IAS प्री 2015 का। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका वर्णन अनुच्छेद 75(3) में है। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका तभी तक सत्तारूढ़ या कार्यरत रहती है जब तक उसे संसद लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित हैं? तो पहला कथन है मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। दूसरा कथन है जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। तीसरा कथन है राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अनुच्छेद 75(5) में उल्लेख है कि मंत्री बिना संसद सदस्य बने 6 माह से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा, अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, अनुच्छेद 75(3). इसलिए कथन 2 भी सही है क्योंकि लोकसभा संसद का भाग है। भारत में राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है जबकि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। दोस्तों शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियां होती हैं, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका विधायिका के सदस्य कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता, अतः विकल्प ई सही उत्तर है। निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि।
संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसमें सरकार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अतः सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ही मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार या संसदीय सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत हैं। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं तथा इनका प्रयोग वह विधायिका से पृथक और स्वतंत्र रूप से स्वयं या अपने द्वारा चयनित मंत्रियों के माध्यम से करता है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। पहला है इसमें यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। दूसरा है इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। तीसरा कथन है सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। चौथा कथन है यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1, 2 और 3। लोकतांत्रिक गणतंत्र, संसदात्मक सरकार एवं सर्वोच्च सत्ता का जनता में निहित होना भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। तथापि यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती, बल्कि सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है या कौन से सही हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है तथा यह एक प्रभुत्वता संपन्न राज्य है। नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा संविधान निर्माताओं ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को भी अभिव्यक्त किया। साथ ही भारतीय समाज को भी लोकतांत्रिक माना जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? ऑप्शन डी सत्तावादी सरकार। भारतीय शासन प्रणाली में शासन का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। भारत में विधि का शासन है। यह गणतंत्र है, ना कि राजतंत्र। प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर संविधान संगत लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है। यहाँ सत्तावादी सरकार नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। ऑप्शन ए भारतीय संविधान से। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकार का स्रोत भारत का संविधान है। संघीय शासन प्रणाली के अनुरूप केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में किया गया है। संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। IAS प्री 2021 का सवाल है। संवैधानिक सरकार से आशय ऐसी सरकार से है जो कि संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। संवैधानिक सरकार की शक्तियां संविधान के तहत परिसीमित होती हैं तथा सरकार अपने प्राधिकार या शक्तियों के प्रयोग में संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन नहीं कर सकती है। संवैधानिक सरकार की व्यवस्था में सरकार भारत में केंद्र एवं राज्य सरकारों के प्राधिकार का स्रोत संविधान होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। कथन है भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कारण है भारत का अपना एक संविधान है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। दोस्तों भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका प्रमाण संविधान की उद्देशिका के प्रारंभिक शब्दों हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए से दर्शित होता है। लोकतंत्र शासन का वह रूप होता है जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से किए जाते हैं। भारत में भी शासन के लोकतांत्रिक रूप को अपनाया गया है। भारत का अपना लिखित संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अतः कथन ए और कथन आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? लाल फीताशाही। लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है, जबकि हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मत से निर्णय लेना, दक्षता एवं प्रभावशीलता आदि सुशासन की विशेषताएं हैं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है ऑप्शन बी
कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। IAS प्री 2009 का सवाल है। कल्याणकारी राज्य नागरिकों के, विशेष रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। नागरिकों का वह वर्ग जो सामाजिक आर्थिक रूप से सुदृढ़ है अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, उसे किसी विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि भारत में मलाईदार परत क्रीमी लेयर को अर्थात पिछड़ों में अगड़ों को लोक नियोजन में आरक्षण प्रदान नहीं किया गया। हाल ही में शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना भी सभी किसानों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ छोटे किसानों के लिए संघ सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य विशेष योजनाओं के लक्षित नागरिक समूहों की पहचान से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के केंद्र में वंचित वर्ग ही है। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज्य। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की व्याख्या करता है। कल्याणकारी राज्य की सरकार समग्र विकास और प्रगति की व्यापक और अधिक धनात्मक आवश्यकताओं से संदर्भित होकर कार्य करती है तथा मात्र शांति बनाए रखती है। विवादों का समाधान और आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराने तक ही उसका कार्य सीमित नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ऑप्शन डी, साम्यवादी सरकार। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनैतिक समानता, न्याय, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य आदि दर्शनों को आत्मसात किया गया है, किंतु साम्यवादी राज्य के दर्शन का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। समाजवादी राज्य एवं राजनीतिक समानता, न्याय का उल्लेख हमें उद्देशिका में मिलता है। कल्याणकारी राज्य का दर्शन संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सन्निहित है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। UPPCS प्री 2005 का सवाल। भारत में संसदात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया है। संसदात्मक प्रजातंत्र में शक्ति मूलतः जनता में निहित होती है। संसद में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन सत्ता का संचालन करते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत देश की जनता है, क्योंकि संविधान का आरंभ होता है हम भारत के लोग। साथ ही भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य अर्थात भारत में राज्य सत्ता जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है, जो जनता के स्वामी न होकर सेवक हैं। निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? एकल कार्यपालिका। UPPCS मेंस 2006 का सवाल। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका। इसमें सत्ता केंद्रीकृत होती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कि कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं अपने विवेक से करता है तथा राष्ट्रपति व्यवस्थापिका संसद को भंग नहीं कर सकता। अतः उपयुक्त तीनों विकल्पों के कथन सही हैं। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका। MPPCS प्री 2006 का सवाल। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इस शासन प्रणाली में प्रमुख कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। वह लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से पृथक होती है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने एवं बदलने का अधिकार है, अर्थात जनता अपने मतदान के अधिकार के द्वारा ही प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और ये प्रतिनिधि शासन सत्ता का संचालन करते हैं। जब ये प्रतिनिधि जनता के कल्याण एवं शासन सत्ता का संचालन सही उचित तरीके से नहीं करते, तब जनता समय समय पर चुनाव होते रहते हैं। चुनाव के माध्यम से सत्तारूढ़ सरकार या दल को पराजित कर हटा देती है।
लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण है कि वह क्रियाशील बनाता है साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। IAS प्री 2017 का सवाल है। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र में सामान्य नागरिकों की समुदाय में पर्याप्त भागीदारी की अपेक्षा होती है। एक अच्छे नागरिक की सक्रिय भागीदारी स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि लोकतंत्र को अच्छे नागरिक की जरूरत होती है, इसलिए वह अच्छे व्यक्ति का विकास करता है। लोकतांत्रिक नागरिकता एक बौद्धिक कार्य है जिसमें आम लोगों को राजनीतिक मुद्दों और उम्मीदवारों के बारे में निरंतर निर्णय लेने की जरूरत होती है। इन निर्णयों के लिए नागरिक एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और अपनी बुद्धि विकसित करते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष होता है, वह वंशानुगत नहीं हो सकता। भारत में राष्ट्र का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। इस प्रकार भारत एक गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है ऑप्शन ए राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। ये सवाल है यूपी PCS मेंस 2017 का। निम्नलिखित में से किनसे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कोई राज्य संघात्मक है अथवा एकात्मक, यह संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर जाना जाता है। यदि संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है तो उस राज्य को संघीय राज्य कहा जाता है। भारत का संविधान परिसंघीय है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यूपी PCS मेंस 2012 का सवाल है। भारतीय संविधान को कठोर और नम्य का मिश्रण माना जाता है, अतः यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान है। इसके कतिपय उपबंधों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है, जबकि कुछ उपबंधों के संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के अधीन 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। साथ ही कुछ विशिष्ट उपबंधों के संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के अतिरिक्त आधे से अन्यून राज्यों का अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन बी न्यायिक समीक्षा। यूपी PCS मेंस 2010 का सवाल। ब्रिटिश संसद लिखित संविधान के अभाव में संप्रभु निकाय है, जबकि भारतीय संसद की शक्तियां एवं कार्य प्रणाली संविधान की सीमाओं के अधीन है, जिसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। कारण है उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ए आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्टता विभाजन है। यद्यपि यह पूर्ण संघ नहीं है क्योंकि इसके कई प्रावधान एक शक्तिशाली केंद्र की रचना करते हैं, अतः ए और आर दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन का स्पष्टीकरण नहीं है। कथन है भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। कारण है भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ए सही है, परंतु आर गलत है। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? ऑप्शन ए न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित होती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। सवाल है IAS प्री 2021 का। भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय लक्षणों में प्रमुख है लिखित एवं कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, द्विसदनीय संसद आदि। इनमें से न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सुरक्षित होना संघीय प्रणाली की अनिवार्य शर्त है, क्योंकि न्यायपालिका के पास ही संविधान की व्याख्या की शक्ति होती है, ताकि संघीय संरचना में संविधान के मूलभूत प्रावधानों को केंद्र द्वारा एकपक्षीय रूप से परिवर्तित न किया जा सके। भारतीय संविधान के तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच विवादों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है। ज्ञातव्य है कि भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा में राज्यों संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होना भी
भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय स्वरूप को दर्शाता है। तथापि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिखित संविधान के तहत सुरक्षित होने को ही प्रश्नगत विकल्पों में भारतीय राज्य व्यवस्था के संघीय स्वरूप को दर्शाने वाली अनिवार्य विशेषता मानना समुचित उत्तर है। निम्न में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? एकहरी नागरिकता, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एकहरी नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही विशेषताएं मौजूद हैं। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों में लिखित संविधान, कठोर संविधान, केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता, द्विसदनीय विधानमंडल आदि हैं। जबकि एकात्मक लक्षणों के अंतर्गत एकल नागरिकता, राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकाल की घोषणा, समझौतों को लागू करने में संसद की शक्ति आदि का उल्लेख किया जा सकता है। भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विकल्प डी सही उत्तर है। दिए गए सभी तत्वों में से क्रम संख्या 4, 6 एवं 7 उल्लिखित तत्व ही भारतीय परिसंघीय व्यवस्था के एकात्मक तत्व हैं। क्रम संख्या 1, 2, 3 पर उल्लिखित सभी तत्व परिसंघीय व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं। क्रम संख्या 5 पर उल्लिखित तत्व को यदि हम शक्तियों के विभाजन के पर्यायवाची के रूप में लें तो वह तत्व परिसंघीय व्यवस्था का कारक तत्व अर्थात सर्वाधिक आधारभूत तत्व है। परिसंघीय व्यवस्था के अन्य सभी तत्व इसी तत्व से निकले हैं। हमारी राज्य व्यवस्था आधिकारिक रूप से परिसंघीय है। आधिकारिक रूप से हमारी राज्य व्यवस्था परिसंघीय है, परंतु वह संघ सरकार की तरफ झुकी हुई है। राज्यपालों की नियुक्ति एवं कतिपय उपबंध, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता संबंधी उपबंध अनुच्छेद 356 एवं 357, समवर्ती सूची और उसमें प्रगणित विषयों पर संघ की अध्यारोही विधायी शक्ति अनुच्छेद 254, राज्यों का नाम और भूगोल, राज्य क्षेत्र बदलने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 3 एवं 4, राज्यों की कमजोर वित्तीय शक्तियां, संविधान संशोधनों में राज्यों की अपेक्षाकृत निर्बल भूमिका अनुच्छेद 368, अखिल भारतीय सेवा संबंधी संवैधानिक व अन्य विधिक उपबंध, राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व और संबंधित राज्य का हित सुनिश्चित करने में राज्यसभा की कमजोर भूमिका जैसे संवैधानिक लक्षण हमारी राज्य व्यवस्था के एकात्मक तत्व हैं, जिनके कारण हमारा संविधान पूर्ववर्ती परिसंघीय संविधानों से सुभिन्न हो जाता है। इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2, 3 और 5। भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवाएं। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 1 तथा 2। भारतीय संविधान द्वारा शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना की गई, तथापि एकल नागरिकता और केंद्र की राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां इसे एकात्मक झुकाव प्रदान करते हैं। इस प्रकार कथन 1 एवं 2 सही, कथन 3 एवं 4 गलत है, क्योंकि राज्य विधायिकाएं रक्षा एवं वैदेशिक मामलों सहित अनेक संदर्भों में केंद्र से अलग नहीं है और साथ ही यहाँ न्यायिक शक्तियों का सोपानबद्ध क्रम है। संघ एवं राज्यों के मध्य विभाजन नहीं है। कथन है भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। कारण है भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। दोनों ए और आर सत्य हैं तथा आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। भारत की संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, जिसमें कोई आनुवंशिक शासक नहीं होता तथा राज्य के सभी प्राधिकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार कथन ए तथा कारण दोनों सही हैं और कारण आर इसकी सही व्याख्या भी प्रस्तुत करता है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए है राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। कारण है लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। उपरोक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही स्पष्टीकरण है ए का। यह सवाल है यूपीपीसीएस प्री 2009 का। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का जीवन रक्त कहा जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत चुनाव में भागीदारी
सरकार का निर्माण व नागरिकों में राजनीतिक सहभागिता का प्रशिक्षण एवं अवसर प्रदान करते हैं। यह भी सत्य है कि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। अतः प्रश्न में दिए गए कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? सी, ऑप्शन सी और डी, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया। ये दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र एवं सहभागी लोकतंत्र के समर्थक थे। कथन है भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। कारण है विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों अपने आप में सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत राज्यों का संघ है जिसमें वर्तमान में 28 राज्य तथा 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। संघात्मक संरचना में शक्तियों का बंटवारा संघ तथा राज्यों के मध्य किया गया है। संघ को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य उसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है, जिसके कारण विविधताओं के समंजन से एक सशक्त भारतीय राष्ट्र का निर्माण हुआ है। इस प्रकार प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। कथन है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं। कारण है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में मौर्य काल से लेकर आधुनिक युग तक अपने विशिष्ट तत्व मूर्त रूप में आज भी विद्यमान है। यद्यपि विभिन्न युगों एवं कालों से निरंतर एवं परिवर्तनशील भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिक शैली, परंपरागत शैली एवं संत शैली के तत्व समाहित हैं। स्पष्ट है कि कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की पुष्टि करता है। महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। ये हमारा कथन है। और कारण है भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महिलाएं, दलित, निर्धन तथा अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं, क्योंकि लोकतंत्र उनके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा कर उनके आत्मसम्मान तथा गरिमा को बढ़ाता है। इस प्रकार कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर इसकी सही व्याख्या करता है। भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण हैं। दोस्तों, भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। इसके वृहद होने का कोई एक कारण नहीं, बल्कि उपर्युक्त सभी कारणों से संविधान का स्वरूप वृहदाकार हो गया है। अतः सभी विकल्पों में कोई एक सत्य नहीं, बल्कि सभी सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, ये कथन सही है। अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। इससे कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण दिए हुए भी मूल रूप से संघीय संविधान है, ऐसा मानना ज्यादा उचित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी, यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। ये सवाल है IAS प्री 2017 का। भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषताओं में लिखित संविधान का होना, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका, राज्यों का राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, द्विस्तरीय सरकार आदि शामिल हैं। जबकि भारतीय संघ की स्थापना संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच किसी सहमति या समझौते द्वारा नहीं हुई है तथा भारतीय संघ से राज्यों इकाइयों को अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लिखित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अतः विकल्प डी, भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, यह अमेरिकी संघवाद की विशेषता है।
नीचे दो कथन है। कथन है भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्धसंघात्मक कहा जाता है। कारण है भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंघीय कहा गया है, इसे परिसंघीय किंतु प्रबल एकात्मक अथवा केंद्र समर्थक भी कहा गया है। संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में परिसंघीय किंतु आपात स्थिति आदि के दौरान पूर्णतया एकात्मक स्वरूप में परिवर्तित हो जाने के इसके गुण के कारण ही इसे अर्धसंघात्मक कहा जाता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है तथा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों यथा अनुच्छेद 13, 32, 131, 136, 141, 143, 226, 227, 245, 246 तथा 372 आदि के उपबंध प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार प्रश्नगत कथन एवं कारण दोनों सही है, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। कारण है भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। यूपी पीसीएस प्री 2007 का सवाल है। भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंघीय कहा गया है, इसे परिसंघीय किंतु प्रबल एकात्मक अथवा केंद्र समर्थक भी कहा गया है। इसे संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में परिसंघीय किंतु आपात स्थिति आदि के दौरान पूर्णतया एकात्मक रूप में परिवर्तित किया जा सकने वाला कहा गया है। भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है, परंतु उसमें केंद्रीकरण की प्रबल प्रवृत्ति है। इस मत का समर्थन संविधानविद दुर्गादास बसु भी करते हैं। वस्तुतः भारतीय संविधान न तो पूर्णतः संघात्मक है और न ही पूर्णतः एकात्मक, और इसी कारण इसे अर्धसंघात्मक कहा गया है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? ऑप्शन डी, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? जी ऑस्टिन ने। भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक, इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे संघात्मक संविधान की संज्ञा देते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसे एकात्मक संविधान मानते हैं। जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है, जबकि केसी वेयर के अनुसार भारत का संविधान अर्धसंघीय है। किसने कहा था भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? किसने कहा था भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केसी वेयर ने। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, केसी वेयर का कथन है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में भारतीय संविधान के लिए उपयुक्त कथन केसी वेयर का है। निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यह स्वीकार किया था कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है तथा यह एकीकृत और संघात्मक दोनों ही है। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? हर्बर्ट साइमन ने। हर्बर्ट ए साइमन ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को असंगत और अस्पष्ट मानते हुए अस्वीकार किया है, जबकि ड्वाइट वाल्डो, फ्रैंक मेरिनी और एफ.डब्ल्यू. रिक्स ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को स्वीकार किया है। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन बी, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। IAS प्री 2018 का सवाल है। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। यह कथन विधि तथा स्वाधीनता के मध्य सबसे उपयुक्त संबंध को दर्शाता है। स्वाधीनता का तात्पर्य विधि की पूर्ण अनुपस्थिति कदापि नहीं है। विधि शास्त्री जॉन लॉक के अनुसार स्वाधीनता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व जरूरी है। कानून ही स्वतंत्रता की रक्षा करता है। वे कहते हैं जहां कोई कानून नहीं वहां कोई स्वतंत्रता नहीं है। निम्नांकित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? फ्रेड डब्ल्यू. रिक्स।
विकास प्रशासन की अवधारणाओं से फ्रेड डब्ल्यू रिक्स संबंधित हैं। अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट में उन्होंने लिखा है कि विकास प्रशासन उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूरा करने के संगठित प्रयासों से संबंधित है जो विकास में संलग्न व्यक्तियों द्वारा प्रवर्तित किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? हेनरी फेयोल। प्रसिद्ध प्रशासनिक चिंतक हेनरी फेयोल ने लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानता का समर्थन किया है। इनके अनुसार अब हमारे सामने अनेक प्रकार के प्रशासन विज्ञान नहीं है, अपितु केवल एक ही प्रशासन है जिसे सार्वजनिक और निजी मामलों में समान रूप से उपयोग में लाया जा सकता है। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। ये कथन है W.B. डानहम द्वारा। W.B. डानहम ने कहा था यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण होगा। गणतंत्री अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। विकल्प सी गणतंत्री अवधारणा से संबंधित नहीं है, जबकि अन्य विकल्पों में प्रस्तुत गणतंत्री अवधारणा निर्वाचित लोकतंत्री प्रणाली के ही रूप हैं। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 4 शक्तियों का परिसीमन, विधि के समझ क्षमता, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। प्रोफेसर डाइसी ने 1885 में अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में विधि के शासन के निम्न 3 लक्षण दिए। पहला है विधि की सर्वोपरिता। इसका तात्पर्य कि विधि सर्वोच्च है तथा राज्य की या व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता का अभाव होना, अर्थात किसी भी व्यक्ति को केवल विधि के उल्लंघन है तो दंडित किया जा सकता है, अन्य किसी है तो नहीं। स्वेच्छाचारिता का अभाव शक्तियों के परिसीमन के रूप में प्रतिबिंबित होता है। दूसरा है विधि के समझ क्षमता, अर्थात विधि सभी के लिए समान है और कोई भी विधि से ऊपर नहीं है। तीसरा है विधिक भावना की प्रबलता। इसका तात्पर्य कि संविधान के सामान्य सिद्धांत व्यक्तियों के अधिकार स्वतंत्रताओं का निर्धारण करने वाले न्यायिक विषयों का परिणाम है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व विधि के शासन का लक्षण नहीं है, अतः स्पष्ट है कि विकल्प सी सही उत्तर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, या जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल 2। संवैधानिक सरकार में सरकार की शक्ति का स्रोत संविधान होता है। संवैधानिक सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। वस्तुतः राज्य की निरंकुश सत्ता से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ही ब्रिटेन और अमेरिका में संविधानवाद का उदय हुआ। एक संवैधानिक सरकार में नागरिकों की स्वतंत्रताओं के संरक्षण एवं संस्थागत क्रियाविधियां भी विद्यमान रहती हैं। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। IAS प्री 2020 का सवाल। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। इसका तात्पर्य कि सरकार एवं इसको तो तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का स्रोत संविधान है तथा यह संविधान में निहित उपबंधों के अधीन कार्य करते हैं। संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों और नीतियों पर कुछ सीमाएं लगाता है। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? स्वयं को पूर्णता विकसित करने का अवसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सवाल है IAS प्री 2019 का। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के साथ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना है। राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव एवं इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर स्वतंत्रता के पहलू हैं, परंतु ये पूर्णता एवं उपयुक्त अर्थ में स्वतंत्रता की व्याख्या नहीं करते। वस्तुतः किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा पर उस समय प्रतिबंध लगाना अनिवार्य हो जाता है जब वह दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित करने लगते हैं। नियंत्रण का अभाव एवं इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर के अंतर्गत किए गए कार्य यदि दूसरों पर असर डालते हैं तो इनसे बाकी लोग प्रभावित होते हैं, तो उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। वहीं स्वयं को पूर्णता विकसित करने का अवसर स्वतंत्रता की वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास करते हैं। इस अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता, संवेदनशीलता और क्षमताओं के भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। यह विकास खेल, विज्ञान, कला, संगीत या अन्वेषण जैसे किसी भी क्षेत्र में हो सकता है।
समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। सही जवाब है ऑप्शन ए, IAS प्री 2017 का सवाल। समानता का एक सामान्य अर्थ यह है कि रंग, नस्ल, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता और किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। अतः समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है? सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 3। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। यूपीपीसीएस प्री 2017 का सवाल। किसी विधेयक पर कोई भी कार्यवाही सकारात्मक या नकारात्मक न करने की राष्ट्रपति की शक्ति पॉकेट वीटो के रूप में जानी जाती है। भारतीय राष्ट्रपति तथा अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों ही पॉकेट वीटो की शक्ति रखते हैं। यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति की यह शक्ति भारतीय राष्ट्रपति की इस शक्ति के सापेक्ष छोटी है, क्योंकि उसे विधेयक पर कोई कार्यवाही न किए जाने की स्थिति में 10 दिन में विधेयक को वापस करना होता है, जबकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति है तो ऐसी किसी समयावधि का उल्लेख नहीं है। भारत तथा अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच पॉकेट वीटो की शक्ति विशेषता ही समान है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास तथा अमेरिका में राज्यों के पास हैं। अमेरिका के उच्च सदन में सभी सदस्य प्रतिशतः निर्वाचित होते हैं, जबकि भारत में उच्च सदन राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अतः विकल्प ए अभीष्ट उत्तर है। दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन संख्या 12 नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु में भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की गई है तथा सुशासन के लिए आवश्यक पूर्व शर्तों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को आवश्यक माना गया है? ऑप्शन डी सभी, उपरोक्त सभी को। दोस्तों, भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु उपरोक्त सभी संस्थानों को आवश्यक माना गया है। अंतर्राज्य परिषद तथा राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता प्रोत्साहित करते हैं, जिससे संघ और राज्य आपस में जुड़े रहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्य परिषद का उल्लेख है। राज्यों के आपस में अथवा संघ से विवाद की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्य परिषद का गठन किया जाता है। योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की जाती है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों, संचेत निधि में राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने आदि के लिए अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के आपसी मतभेदों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विचार विमर्श के माध्यम से सुलझाने के लिए क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की जाती है। भारत में एकल न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है और इसके द्वारा दिया गया निर्णय सर्वमान्य एवं अंतिम होता है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है, जो संघ और राज्य दोनों के लिए है। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी? 1980 के दशक में। यद्यपि 1960 से 70 के दशक से ही देश में विभिन्न राज्यों में विपक्ष का उभार होने लगा था और कुछ राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल भी गए, परंतु वास्तव में भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर 1980 के दशक 1970 से 80 में खिसकी, जबकि बहुत से राज्यों में कांग्रेस पार्टी का बहुमत नहीं रहा। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ताकि हमारी टीम उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आ सके। हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।